हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कृतिका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा है माता का आंचल। देखो इसमें क्या बताया गया है कि एक शिव लेखक हैं शिव पूजन सहाय, उन्होंने ये बताया है कि एक बच्चा कैसे अपने माँ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है। यहाँ पे माता पिता हैं जो दोनों एक बच्चे को बहुत ही प्रेम करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे माता का आंचल चैप्टर है बताया गया है। स्टार्ट करते हैं, फिर समझाते भी चलते साथ में। हमारे पिता तड़के उठकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। यहाँ पे इसका अर्थ है इसका लेयर का अर्थ होता है ललाट और त्रिपुंड का अर्थ है एक प्रकार का तिलक, एक प्रकार का तिलक लगाना। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार का तिलक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बाबूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बाबूत रमने से हम खासे बम गोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोला नाथ कहकर पुकारते थे। यहाँ पे जो बच्चे का नाम है उसे प्यार से भोलानाथ से नाम के पुकारा जाता है, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ उसका बच्चे का नाम था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की पुलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यहाँ पे भोलानाथ बता रहा है कि जब हम छोटे थे हमारे पिताजी जब गंगा किनारे जाते थे तो आटे की छोटी छोटी गोलियों को बनाकर मछलियों को खिलाते थे और हम उनके कंधे पर बैठकर मजा लेते थे। फिर उसके बाद क्या है कि जब हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर हमें चूम लेते थे।
फिर जब हम उनसे खट्टा या मीठा चुम्मा मांगते तब हमें बारी बारी करके अपना बाहिना और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ को हमारे कोमल गालों पर लगा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनके मूछे नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलकर हंसने लग जाते थे। क्या था कि यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि हम कैसे खड़े होते थे, उनके सामने बनावटी रोने लगते थे। उनके पिताजी क्या करते थे? बनावटी रोते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। वह हमें अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। यहाँ पे क्या अर्थ है? सान कर का अर्थ तो जानते हो आप लोग कि मिलाकर, ठीक है। फिर जब हम खाकर मीन्स होता है अफर मीन्स होता है भर पेट खाना। भर पेट से अधिक खा लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या अर्थ है इसके कि वो अफर जाते तब मैया थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने की कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलौने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए मैं खिलाती हूँ। फिर क्या बोलता है कि आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नान से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर उसके बाद है कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगा धड़क बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी माँ हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू खड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। क्या करती थी? जब उसकी माँ अपने बच्चों को पकड़ लेती थी तो उसके सर पर तेल डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वो रोने लगता था कि उसके सर पे क्या होगा? तेल लग गया। वहां पर हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और काजल की बिंदी लगाकर चोटी गोदती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। क्या करती थी कि उसके जब सर पे तेल लगा देती थी तो बच्चा रोने लगता था। फिर उसको क्या करती थी? काजल लगा देती थी, आंखों में काजल लगा देती थी, बिंदी लगा देती थी और उसकी चोटी गूंथ देती थी और वो रोते रोते सिसकते अपने पिताजी की गोद में बाहर आ जाता था। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। जैसे जब बाहर आता था तो बच्चों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। क्या करता था? जब उनके दोस्त मिल जाते थे, क्या होता है जब हम लोग के भी दोस्त मिल जाते हैं तो अपनी बातों को हम लोग क्या करते हैं? रोते हैं, तो भूल जाते हैं। तो यहीं पे बता रहा है कि वो सिसकना भूलकर अपने बाबूजी की गोद से उतर जाता है और हम
जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ, मतलब यहाँ पे चंदुआ का अर्थ है चंदुआ का अर्थ होता है छोटा शामियाना। ठीक, छोटा शामियाना, क्लियर। फिर उसके बाद है तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठोकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हमें लोग खरीदार और हमें लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के चूल्हा चक्की के दिए, कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आसमानी कलछी बनती थी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे इकट्ठा होते थे तो मिट्टी के क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसमें क्या क्या बनाते थे मिट्टी से, क्या चूल्हा बना लेते थे, दिया सलाई बनाते थे। तो ऐसे ही उन लोग मिट्टी के बर्तन से बनाते थे। पानी के घी, घोल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग योनार मीन्स होता है, रफ कर दे रहे ऊपर का, योनार मीन्स होता है भोज या दावत। फिर उसके बाद क्या है, तैयार करते थे। हमें लोग योनार मतलब भोज या दावत करते और हमें लोग योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जमीन के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वहां भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बस वो लोग वैसे खेल खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले आम का उगता हुआ पौधा, अमोले मीन्स होता है आम का उगता पौधा। फिर उसके बाद है अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लियों का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें उसमें क्या करते थे लोग, दुल्हन को, जो दुल्हन होती थी उसे चढ़ा लिया करते थे। लौट आने पर बाबूजी यूं ही उघार कर दुल्हन का मुख निखारते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते।
थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। क्या हो रहा है? भोलानाथ बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो क्या क्या हरकत वहां पे करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुपकर बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैर बनकर मोटे खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढोंगा हल जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह इकट्ठा कर उस पैर से रौंद डालते थे। कसोरे में होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा को सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बच्चा है, बच्चा वो उसमें खिलवाड़ कर रहा था। बस फिर क्या, हम लोग यूं करते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। फिर उसके बाद क्या, जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहर दाल पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। फिर उसके बाद क्या है कि इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस फसूट खबीज की सूरत आज हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। फिर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। क्या था, जो उसने फसल लगाई थी उनके पिताजी ने, तो जब आंधी आती थी तो जो सारे बच्चे थे इनकी जो मंडली थी वो दौड़ भाग जाते थे जब आंधी थी आती थी। वहां चुन चुन कर भुले भुले गोपी आम चबाते थे। क्या होता था, पेड़ जब फसल आंधी आती थी तो पेड़ से क्या होता था, आम गिरते थे तो ये लोग वो खाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। फिर उसके बाद क्या है कि लेकिन बरखा ना रुकी। आंधी आई लेकिन बरखा मतलब बारिश ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जल से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा का जमीन ही थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। मतलब जब बारिश हुई तो क्या होता है, मिट्टी में छिद्र हो जाते हैं, तो उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ठीठा था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम, अब बैजू उनको चढ़ाकर बोला। हम लोगों ने भी बैजू के सुर मिलाकर ये चलाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। हम लोग बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर यूं ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना, और हम पकड़े गए। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना और वहां दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें
सहलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। वो क्या हुआ, जब सबके साथ मिल गए तो उनका रोना धोना बंद हो गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार सुन अलपने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर 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 पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। फिर यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई चीज नहीं समझते हैं। लड़के ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं वो बंदर की चीज नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी गिरना था। हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अनचिट्टा, किसी का सिर टूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लोहा लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। फिर उसके बाद क्या है, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे मीन्स होता है बरामदा, ठीक है, ओसरे मीन्स होता है बरामदा। फिर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अम्मिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। क्या हुआ था, वो लोग क्या करते हैं, चूहे करने लगता तो उनको क्या करते थे, उसको अपनी जगह पे चूहों से खेल रहे थे। बहुत सारे चूहे आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था, फिर एक सांप आ जाता है उसी खेत में। तो इन लोग सांप से डर के भाग जाते, जब भागते तो इन लोग को चोट लग जाती है। यहीं पे माँ तब वही बता रही कि माँ यहाँ पे घबरा जाती है। तो उसने क्या किया था कि माँ ने फिर क्या किया, इन लोग के लिए झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। अब बच्चों को चोट लग जाती, क्या होता है, माँ पूरा घर सर पर उठा लेती है। हम केवल धीमे सुर में माँ माँ करते हुए मैया के आंचल में चले जा रहे थे। सारा शरीर तर तर कांप रहा था। हम आंखें खोलना चाहते पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे और हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छाया नहीं छोड़ी। यहाँ पे यही देखो, माता का आंचल का क्या अर्थ था, चैप्टर का नाम हमारा माता का आंचल है। यहीं पे ये अर्थ है कि उसे बच्चों के जब चोट लगी वो माँ उसकी सेवा की, माँ की गोद में था। लेकिन जब पिताजी उसे अपनी गोद में लेते हैं तो बच्चा अपने पिता की गोद में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है, उससे नहीं जाता है कि हम पिता के पास नहीं जाएंगे, इस वजह से नहीं, इस वजह से वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे माता के आंचल में शांति मिल रही थी और प्रेम मिल रहा था। समझ में आ गया माता का आंचल चैप्टर? इसमें माँ और बच्चे की बात की गई है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है।
इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है।